जब रजिस्ट्री में रोज लाखों रुपए की हेरा फेरी, डेट लगवाने से लेके डेट चलवाने से लेके तमाम जो है मुद्दों पर किसी भी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में होती है। और ये जज साहबान हमारे माननीय मिलार्ड्स बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कभी इस जो है व्यवस्था पर जो है वो क्या कहते हैं को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जब से जस्टिस खानविलकर की पीठ ने पीएमएलए को सर्वशक्तिमान बना दिया है, तब से जरा ईडी का और भी हौसला बुलंद है। ईडी से स्वतंत्रता की आशा रखना इस सरकार में तो कम से कम बिल्कुल व्यर्थ है। जी हमने आपको पहले भी बताया कि गुजरात में किस तरह जो है जो जिन अधिकारियों ने राधे राधे नहीं कहा, उन जी अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो केंद्र में इनकी सरकार है, तो केंद्र में अगर ईडी राधे राधे नहीं करेगी तो उसमें भी अधिकारी दंडित किए जाने लगेंगे। उनके जी। ऊपर भी हो सकता है आरोप लगने लगे कि आप उधर मिले हुए हैं, इधर मिले हुए हैं। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। ईडी आजकल बहुत चर्चा में है। यूपीए के दरमियान ये लॉ आया था और एक एपिसोड में हम लोगों ने ये बताया था कि यूपीए के दरमियान 60% जो केस थे वो ओपोजिशन के विभिन्न नेताओं पर लगे थे, लेकिन उस दौरान यूपीए की जो सहयोगी दल थे उनके ऊपर भी ईडी का केस मुकदमा लगाया गया। लेकिन ताजा जो आंकड़ा आया है उसमें बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार ने जितने मामले ईडी के दर्ज किए हैं उसमें 95% ओपोजिशन पार्टी है। सबसे ज्यादा ममता बनर्जी की पार्टी के नेता के ऊपर है, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के ऊपर है। लेकिन एनडीए, बीजेपी या उनके सहयोगी दल के ऊपर एक भी मुकदमा ईडी का नहीं। अब आइए बात आपको लिए चलते हैं दूसरी दिशा कि ईडी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, कोर्ट में लेकर जाती है और कोर्ट या जज उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछती है जिसका उत्तर देने में ईडी सक्षम नहीं, या यूं कहिए थोड़ा टफ अटपटे सवाल और कानूनी सवाल अगर पूछे और ईडी उसको जवाब देने में कंफर्टेबल नहीं महसूस करे, तो क्या ईडी कोर्ट बदलने की पैरवी कर सकती है, आवेदन दे सकता है। जी हाँ, मामला हुआ है ऐसा और दिल्ली में ही। आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जेल में बंद है। 4.18 करोड़ ये घपले का मामला है। आजकल तो 4 करोड़ 5 करोड़ ऐसे लगता है जैसे वो चिनिया बादाम हो। इतना मामला है, जेल में बंद है, कार्रवाई चल रही है, सुनवाई हो रही है। जज साहब ने कुछ ऐसे ही सवाल पूछे जो ईडी अनकंफर्टेबल हो गया, कोर्ट बदलने की बात हो। इस विषय पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, सह संपादक, अधिवक्ता जेपी सिंह साहब मौजूद हैं। और ऐसे मामले पे तो आप जानते ही हैं कि उनकी तीखी नजर, पैनी नजर रहती है। क्या क्या हुआ है कोर्ट में और क्या होने वाला आज भी क्या होने वाला है, इन तमाम पहलुओं को जेपी सिंह साहब से समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। नमस्कार। जी नमस्कार। क्या देखिए है सर, मामला सर? ये दे, ईडी क्या टूल की जी तरह, जी, पॉलिटिकल टूल की तरह काम कर रही है? नहीं नहीं, देखिए ईडी जो है वो सीधे सीधे सरकार के अंतर्गत है। और जी ईडी से स्वतंत्रता की आशा रखना इस सरकार में तो कम से कम बिल्कुल व्यर्थ है। जी हमने आपको पहले भी बताया कि गुजरात में किस तरह जो है जो जिन अधिकारियों ने राधे राधे नहीं कहा, उन जी अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो केंद्र में इनकी सरकार है, तो केंद्र में अगर ईडी राधे राधे नहीं करेगी तो उसमें भी अधिकारी दंडित किए जाने लगेंगे। उनके जी ऊपर भी हो सकता है आरोप लगने लगे कि आप उधर मिले हुए हैं, इधर मिले हुए हैं। तो ईडी को सिर्फ दंडित करने की प्रक्रिया का ही जो है वो क्या कहते हैं जनादेश या सरकारी आदेश नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी है कि आप ऐसा केस बनाओ कि जल्दी जमानत ना होने पाए। ऐसे भी अच्छा। पीएमएलए के एक्ट के तहत जमानत का प्रावधान बहुत गड़बड़ है।
और बाकी जब से जस्टिस खानविलकर की पीठ ने पीएमएलए को सर्वशक्तिमान बना दिया है, तब से जरा ईडी का और भी हौसला बुलंद है। हम्म। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का विरोध नहीं करते, लेकिन आप जो भी करो वो जो है नियम कानून के तहत करो, नहीं वरना आप में और एक गुंडे में क्या अंतर रह जाएगा, या बाहुबली में जो मतलब अपने हाथ में कानून लेके जो है दंड देता है या जो है लोगों को प्रताड़ित करता है। अगर आप भी ऐसा कानून हाथ में लेके करोगे तो सवाल तो उठेंगे ही ना। अब सवाल इस बात का है कि अभी तक आपने कई बार सुना होगा, आप जागरूक आदमी हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का अखबार पढ़ते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट की तत्काल जो है या हाई कोर्ट की रूलिंग आ जाती है, या जो जज साहब ने क्या कहा वो अदालत में बताया जाता है। आपको याद होगा कि अरुण मिश्रा ने कई मामलों में जो है कहा कि आप फोरम शॉपिंग कर रहे हैं, आप बेंच हंटिंग कर रहे हैं। मतलब बेंच हंटिंग का मामला गोगोई के ही समय से जो है वो बेंच हंटिंग या फोरम शॉपिंग का मामला जो है वो पब्लिक डोमेन में है कि साहब जज कह रहे हैं कि जो है अगर आपने कहा कि साहब आप सुनवाई मत कीजिए, आप इसको किसी और के यहाँ ट्रांसफर कर दिए, तुरंत कहेंगे कि हम बेंच हंटिंग आप कर रहे हैं, हम बेंच हंटिंग की इजाजत नहीं देंगे। जबकि पहले ये नॉर्म था कि अगर किसी भी पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कम से कम कहा, बाकी तो जगह ट्रांसफर का एप्लीकेशन देना पड़ता है कि साहब आप इसको दूसरे कोर्ट में आप जो है इसको भेज दें, हमें आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है, या आप इसमें इस तरह पार्टी रहे हैं इसलिए आप न्याय नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के जज उसको तुरंत अपने यहाँ से दूसरे जगह भेज देते हैं। ऐसे भी आप देखते होंगे कि तमाम मामले दाखिल होते हैं सुप्रीम कोर्ट में और जज साहब लोग अपना नाम वापस ले लेते हैं, फिर दूसरा जज आता है, कभी कभी वो भी नाम आप वापस ले लेता है, कभी कभी तीसरा जज आता है उसकी जगह, वो भी नाम वापस लेता है, तो पता चला चौथे जज के यहाँ पे सुनवाई होती है। तो जज लोगों की स्वतंत्रता है कि जब चाहें जिस मामले में जैसे भी चाहें अपने को विड्रा कर लें। लेकिन अगर किसी वकील ने कहा, किसी पक्षकार ने कहा कि साहब आप हट जाएं, और तब ये बात होती है तो सीधे सीधे आता है कि आप बेंच हंटिंग कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने मुकदमा दाखिल किया और कोई कड़ी कोर्ट हमारी निगाह में आ गई, तो हम चाहेंगे कि उसके यहाँ सुनवाई ना हो, अब वो सुनवाई पर आमादा हो जाए, तो हम कहें नहीं साहब सुनवाई नहीं, तो कहेगा क्यों नहीं आप सुनवाई करना चाहते? ठीक है हम खारिज किए दे रहे हैं, आपके अनुरोध पर खारिज किए दे रहे हैं, लेकिन हम ये अनुमति नहीं देंगे कि आप फिर अप्रोप्रिएट टाइम में किसी के सामने आप ये उठाएं। ये सब मामले जो है मतलब कोर्ट के, चाहे आप विसंगतियां कहिए या संगतियां कहिए, ये सब कोर्ट से संबंधित मामले हैं न्याय के। क्यों? क्योंकि मैन टू मैन कोई स्ट्रिक्ट होता है, कोई लिबरल होता है। लिबरल के यहाँ जो है रिलीफ ज्यादा मिलती है, स्ट्रिक्ट के यहाँ बिल्कुल कानूनी हिसाब से रिलीफ मिलती है। और कोई एक्टिविस्ट होता है तो एक्टिविस्ट के यहाँ जो है पॉलिटिकल एंगल से जो है या तो आपको राहत मिली या पॉलिटिकल एंगल से आप जो है राहत नहीं मिली। ये सब फैक्ट्स हैं सर। मैं किसी की अवमानना नहीं करना चाहता, ना मैं चाहता हूं कि अम्बेडकर नामा किसी की अवमानना करे। हम लोग बड़े जी। आदर के साथ कह रहे हैं कि ये सब पब्लिक डोमेन में है। हम्म। अब यहाँ आइए ईडी पर। जब से ईडी को सुप्रीम कोर्ट से सर्वशक्तिमान होने का जो है वो क्या कहते हैं मतलब ये मिला है, आदेश मिला है, न्यायिक आदेश मिला है, तब से अब जी। ये सवाल उठ रहा है कि क्या ईडी को अगर वो जो है कानून से संबंधित सवाल, किसी की गिरफ्तारी, किसी की प्रॉपर्टी की जब्ती पर अदालत में न दे सके, तो क्या उसको ये अधिकार है कि वो फोरम शॉपिंग करे, वो बेंच हंटिंग करे कि साहब यहाँ हमको जो है रिलीफ नहीं मिल रही है या हमारे खिलाफ बात हो रही है, तो जो है वो क्या कहते हैं कहे कि नहीं साहब हम आपके यहाँ नहीं सुनवाई करेंगे, हम तो आपके यहाँ खिलाफ एप्लीकेशन डालने जा रहे हैं। वो भी सॉलिसिटर जनरल जैसे मतलब क्या कहते हैं व्यक्ति द्वारा ये जो है जाके कोर्ट में कहा जाए कि साहब हम आपके यहाँ से बिना एप्लीकेशन दिए कहा जाए कि हम जो है वो जा रहे हैं आपके खिलाफ ट्रांसफर एप्लीकेशन देने, आप इसकी सुनवाई ना करें। क्या ईडी को ये जनादेश है कि जो आप जवाब नहीं दे सकते उसके लिए आप जो है जजे बदलवा दें? ये जुडिशरी के साथ भले लोअर जुडिशरी भी हो, कितना भी मजाक क्यों ना हो, लेकिन ये बहुत ही आपत्तिजनक है अगर किसी वकील, किसी मुवक्किल के द्वारा फोरम शॉपिंग या जज बदलने की बात कही जाती है, तो आप कहते हैं कि फोरम शॉपिंग कर रहे हो, बेंच हंटिंग कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। अपने मामले को बहुत लोग रजिस्ट्री से दबवाए रहते हैं कि इस बेंच के सामने ना जाने पाए। सुप्रीम कोर्ट में सारा खेला होता है आपके पास। जब रजिस्ट्री में रोज लाखों रुपए की हेरा फेरी, डेट लगवाने से लेके डेट टलवाने से लेके तमाम जो है मुद्दों पर किसी भी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में होती है, और ये जज साहबान
हमारे माननीय मिलार्ड्स बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कभी इस जो है व्यवस्था पर जो है वो क्या कहते हैं को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अब ये भी एक जी बहुत बड़े डिबेट का मुद्दा है जिसमें मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। तो अब सवाल इस बात का है कि ईडी में जो सत्येंद्र जैन के जमानत का मामला विशेष जज की अदालत में चल रहा था, वहां विशेष जज ने सबसे पहले तो जो है वो यही पूछा कि जो 4.5 करोड़ और एक 1.6 करोड़, ये दो मामला है समझ लीजिए। 1.6 करोड़ का आरोप लगाया है सीबीआई ने, और सीबीआई जांच के बाद ईडी जांच लेती है, तो ईडी ने 4 पॉइंट समथिंग का जो आप अभी बता रहे थे उतने करोड़ का लगा दिया। तो उनका ये ऐसा क्यों है, इसका ये जो है ईडी के अधिकारी वहां जवाब नहीं दे पाए। और जो केस से संबंधित तमाम सवाल थे, जो प्रक्रियात्मक सवाल थे, उस पर जब सवाल हुआ तो भी ईडी के अधिकारी बगले झांकने लगे, उनका पसीना छूटने लगा। अब इस बीच में इनको ये इल्हाम हुआ कि हो सकता है कि इसमें जो है सत्येंद्र जैन को जमानत मिल जाए। तो साहब ये नया शगुफा छोड़ा गया ट्रांसफर वाला, तो उसमें जो है वो कोई आदेश नहीं हुआ और 30 सितंबर की डेट लग गई। तो भाई लोग जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, चंद्रचूड़ साहब की कोर्ट में आए। तो चंद्रचूड़ साहब बहुत तेज जज हैं। चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि आपने फोरम ट्रांसफर की बात कही है, और कपिल सिब्बल जो है हाजिर हुए इधर से, और राजू जो है एससी जो एसजी हैं, एडिशनल एसजी जो है दिल्ली सरकार के, वो हाजिर हुए उधर से। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये ट्रांसफर एप्लीकेशन सुनवाई के एकदम आखिरी चरण में आई और ये सब डिलेइंग टैक्टिस है, और जो है इस तरह की बात है। और पूरी बात जब सामने आई तो चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इसे वापस भेज रहे हैं उनके पास, और हम कोई डिसीजन इसलिए नहीं लेंगे कि कोई जो है इसमें जो है इस तरह का तथ्य नहीं प्रस्तुत किया गया कि ट्रांसफर क्यों किया जाए या नहीं किया जाए। कपिल सिब्बल साहब ने जो कहा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो ट्रांसफर करेगा नहीं करेगा। और हमारे इस आदेश के लिए ये नहीं होगा कि जो है हमने कोई आदेश दिया है तो आप कोई दबाव में आएंगे, आप अपना मेरिट पर डिसाइड कीजिए कि ट्रांसफर होगा कि नहीं। और कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारे मामले को, जमानत के मामले को, जो सुनवाई आदि हो चुकी है, इसको लटकाने के लिए, और सत्येंद्र जैन इतने दिन से हैं जेल में, जी इसको लटकाने के लिए टैक्टिस जो है वो ईडी द्वारा की जा रही है। तो जी बहरहाल ईडी को तो कोई रिलीफ नहीं मिली। उन्होंने कहा साहब 22 तारीख को इसके ऊपर डिसाइड कीजिए। तो आज जो है उस दिल्ली हाई कोर्ट में जो है वो क्या कहते हैं, वो दिल्ली में उसमें वो क्या कहते हैं जिला अदालत में, जो दिल्ली में कई अदालतें हैं, तो उस अदालत में जो है वहां पेश हुआ जो है आपके प्रिंसिपल चीफ आपका जिला जज के पास, प्रधान जिला जज के पास। तो उन्होंने इस पर बहस सुनने के बाद, वहां भी कपिल सिब्बल अपील हुए, राजू अपील हुए, उन्होंने सुनने के बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। अब देखिए आज शाम को सुनाते हैं या कल सुनाते हैं कि ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। ये अभी तक का अच्छा डेवलपमेंट है। तो सवाल यहाँ पर ये होता है कि मतलब हम करें तो फोरम शॉपिंग, हम्म और ईडी करे तो हम्म क्या ईडी को पीएमएलए एक्ट में है कि साहब अगर किसी अदालत में आप जाते हैं और वहां आपके खिलाफ कोई टिप्पणी होती है तो आप जज को बदलवाने लगेंगे? अब आप ये सोचिए कि ईडी का गलत कारणों से कितना मनोबल बढ़ गया है कि जज से बड़ी ईडी हो गई है। जज जिसके सामने माननीय हुजूर, योर ऑनर, मी लॉर्ड कह के ईडी के अधिकारी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, अब वो कहें कि नहीं साहब जज ही इस लायक नहीं है कि वो हमारे मामले को सुने। ये कितना बड़ा मजाक है, आप बताइए हमको जी जुडिशरी के साथ। और जुडिशरी को ये दिखाना होगा कि हम ईडी और आम आदमी में न्याय के सामने सब बराबर हैं, हम कोई फर्क नहीं करते। अगर इसका जी जजमेंट आता है कि नहीं उनके यहां से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो यहां तक कि ये भी नहीं पेश कर सके हम्म सुप्रीम कोर्ट में कि जज बायस्ड है। अभी एक हम्म महीना पहले इसी जज के यहाँ जून के आखिरी हफ्ते में सत्येंद्र जैन की जो है वो पहली जो बेल एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई, इसी जज के यहाँ। हम्म तब ईडी को नहीं लगा कि ये बायस्ड है। आपको जो है इतने दिन सुनवाई चल रही थी, तब ईडी को नहीं लगा कि बायस्ड है। उसने 4 सवाल, जो 3-4 सवाल पूछ लिए कि उन्होंने इतना रुपया दिखाया है, आपने इतना रुपया, चार्जशीट में दोनों रुपए में अंतर है। वो जो है क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, ये कानून के तहत ये 4-4.5 करोड़ रुपए आज की डेट में क्या है, हो सकता है उनकी कमाई का पैसा हो, कल गए पता चला कि उनकी कमाई का पैसा है। फिर आप क्या करेंगे? कहने का मतलब आप 4 सवाल का जवाब नहीं दे सके तो आप जजे बदलवाने लगे। आप इतने हम्म सर्वशक्तिमान हो गए हैं सरकार की तरह कि आप जो है वो मतलब जज ही बदलवा देंगे साहब, अगर आपके आपके जो है मनोनुकूल अगर उसने बात नहीं हम्म कही। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले ही जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोर्ट में कहा
कि कुछ जी। लोग जो जज लोग जो ऑब्जर्वेशन करते हैं मौखिक, वो कोई बात नहीं होती, उसका जजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो जजमेंट नहीं है। और जज लोग इसलिए ये सब बात करते हैं कि ताकि एडवर्स क्वेश्चन भी उठा के वस्तु स्थिति को समझें, और उसमें दोनों पक्ष को मौका है उसका जवाब देने का। तो अगर मान ली उन्होंने सवाल ही पूछ लिया, तो आप कैसे आपने मान लिया कि वो आपके एडवर्स से ही फैसला देंगे, अगर जस्टिस चंद्रचूड़ की आप बात माने तो लेकिन आपको तो ये ऐसी आदत पड़ गई है कि आप एडवर्स बात या अपने जो है वो क्या कहते हैं इच्छा के विपरीत कोई अगर सवाल आपसे करता है जो आप जवाब नहीं देना चाहते, तो आप उसको जी। शत्रु मान लेते हैं और शत्रु की तरह आचरण करने लगते हैं। तो क्या किया जाए, वो विशेष जज को बर्खास्त कर दिया जाए, ताकि आइंदा उसके या उसके पास ये डिसाइड हो जाए कि अब इनके पास ईडी का कोई केस नहीं जाएगा। क्यों कि अगर कोई भी विद्वान जज होगा तो अगर पढ़ेगा पूरे केस को, तो वो राष्ट्रवादी मोड में फैसला नहीं देगा, वो उसमें क्वेश्चन पूछेगा ही कि भाई आपने ये कहा है तो ये कैसे, ये आपने कहा है तो ये कैसे। अगर उसको समझ में आएगा तो स्पष्टीकरण मांगेगा कि नहीं। बस स्पष्टीकरण मांगना ही इनके लिए जो है सबसे बड़ा घातक, क्योंकि इनके अच्छा। पास स्पष्टीकरण नहीं है। और जी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो जोर बाग का जो है बंगला है चिदम्बरम का, जो आपका मीसा भारती का फार्म हाउस है, सिर्फ हम दो उदाहरण दे रहे हैं, जी। पब्लिक डोमेन में आया नहीं, ये दोनों को इन्होंने जो है वो किया था, क्या कहते हैं आपके, सील किया था ईडी ने। और दोनों जी। को पीएमएलए की जो आखिरी अधिकरण था जस्टिस मनमोहन सिंह वाला, वो दोनों को जो है वो कर गया, मुक्त कर गया कि इसके खिलाफ कोई एविडेंस जो है वो क्या कहते हैं उनके पास ईडी के पास नहीं है कि ये जो है वो क्या कहते हैं उसके पैसे से खरीदी गई है, क्या कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से खरीदी गई। उनका भी रिलीज हो गया, उनका भी रिलीज हो गया। उसी फार्म हाउस में लालू प्रसाद यादव बीमारी के बाद जब छुट्टी हुई या एम्स में, तो उसी में जाके रहे जब दिल्ली में थे, मीसा भारती वाले में। और इसी तरह आपके क्या कहते हैं जोरबाग के बंगले में चिदम्बरम रह रहे हैं, और वो बंगला रिलीज हो गया, आप समझ लीजिए पीएमएलए से। तो कहने का हम्म। मतलब है कि आप साफ साफ लग रहा है कि अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप जो प्रताड़ित कर रहे हैं ये सिद्ध रूप से प्रताड़ना है, आप जो कार्रवाई कर रहे हैं शुद्ध रूप से प्रताड़ना है। कानून में इतना तो प्रावधान होना चाहिए कि जब तक पुख्ता सबूत न हो तब तक आप प्रताड़ना की कार्रवाई नहीं करें, क्योंकि कल गए ये बात सब फुस हो गई तो प्रताड़ना, और नहीं तो प्रताड़ना के लिए आपको अर्थदंड देना पड़ेगा। प्रताड़ना के लिए आपको बड़े बड़े अखबार में बड़े बड़े मोटे अक्षरों में और चैनल में जो है माफीनामा जो है जारी करना पड़ेगा। आखिर जी। कहीं तो कोई जो है मतलब रोक या अंकुश होना चाहिए कि नहीं सर, आप बताइए हमको। जी। निश्चित रूप से सर, वो जो कानून है पी एम एल ए जो कानून है पीएमएलए, ईडी का, हाँ, उसमें क्या ईडी को इस तरह की शक्तियां दी गई है कि वो कोर्ट चेंज करने के लिए अर्जी लगा सके? नहीं 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 दी गई है सर, यही तुमने कहा कि पीएमएलए में जो है भले आपको सर्वशक्तिमान बना दिया गया हो, आपको कार्रवाई का अधिकार दे दिया गया हो, आपका ऑलमोस्ट जीरो सेंटेंसिंग हो, दोष हम्म। सिद्धि, तो भी कहा गया कि नहीं भ्रष्टाचार के लिए जो है ये कानून जरूरी है। कोर्ट ने कहा, मतलब आपके क्या कहते हैं जो भी पिछला जजमेंट आया है ना, तो जी। जिसके खिलाफ तमाम मामले अभी पेंडिंग है, जो मनी बिल का भी मामला पेंडिंग है, तो ये अधिकार किसी को नहीं है कि अगर जो है आपसे कोई अनप्लीजेंट क्वेश्चन पूछे, या मान लीजिए कि उसको भी नहीं है, किसी व्यक्ति को भी नहीं है कि अगर जी। कोर्ट आपसे केस के संबंध में कोई अनप्लीजेंट क्वेश्चन पूछे जो आपको ना सूट करता हो और जिसका जवाब आपके पास ना हो, तो आप उस आधार पर जज को ट्रांसफर करने का जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो न्याय का मंदिर है और न्याय तो निष्पक्ष माना जाता है प्रथम दृष्टया, आपसे बता रहे, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। तो हम अभी बहस हो रही है और हमसे सवाल पूछा जा रहा है, मान लीजिए हमने हत्या किया और हत्या करने के बाद कोर्ट में, हालांकि ये कानून है कि हम जो है वो क्या कहते हैं हमने इसके पहले भी हत्या की होगी तो उसको जो का मापदंड दूसरे हत्या में नहीं लिया जाएगा, अगर हमारे ऊपर पहले भी हत्या का आरोप है तो। हम्म। लेकिन अगर कोर्ट ने हमसे पूछ लिया कि वकील साहब ये बताइए, आपके ऊपर तो जो है प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि आपके ऊपर 16 इस तरह के मुकदमे हैं, तो इसमें हम्म। आपको क्या कहना है, तो क्या वकील उसके बाद ट्रांसफर कराने लगेगा कि 16 मुकदमे है तो 17वां मुकदमा नहीं हो सकता, ये तो हैबिचुअल क्रिमिनल वो यही कहेगा ना, या ट्रांसफर कराने लगेगा अगर उसके पास जवाब ना हो तो मतलब ये ठीक स्थिति है। है ना। अब देखिए आजकल मैं देख रहा हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं पास्को अदालतों को। जी। अब पास्को अदालत में जो विक्टिम के खिलाफ जो मतलब आरोपी पकड़ा गया है जो जेल में है, जिसकी जमानत में हुई, वो कभी कहता है कि हमको साहब कैंसर हो गया है,
तो पास्को कानून में कैंसर वाले के प्रति कोई दया का जो है वो प्रावधान नहीं है। प्रावधान। आपने कहा कि साहब ऐसा है कि उसके बाद जब आपका वो फेल हो गया तो आपने कहा कि साहब मेरा नार्को एनालिसिस टेस्ट कर लिया जाए। हेलो। हाँ सर, कट गया था थोड़ा, इधर की गड़बड़ में 19 मिनट के हाँ, बाद। हमारा नार्को एनालिसिस। नहीं, तो मेरा इधर आ गया ना। कोई बात नहीं, चलिए। हाँ। हाँ सर। अब उसके बाद वो फेल हो गया तो कुछ दिन बाद उसने कहा कि साहब ऐसा है कि मैंने नहीं किया था, मुझे झूठा फंसाया गया, मेरा नार्को एनालिसिस टेस्ट कर दिया जाए। तो आरोपी का नार्को एनालिसिस टेस्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक केस है ना कि आपके खिलाफ आपके नाम से एफआईआर हुई है। ये नहीं हुआ कि कोई था, अज्ञात आदमी था जिसने हमारे साथ ऐसा किया तब आपको पकड़ा जाए तो जो है आपका नार्को एनालिसिस टेस्ट हो कि साहब वास्तव में आपने किया कि नहीं, जैसे आपके आदूसी तलवार वाले मर्डर में हुआ था। तो लेकिन अगर आप अदालत में जब सुनवाई चल रही है, जब आपके नाम से एफआईआर है, तब आप कहेंगे हमारा नार्को करा लिया जाए, तो पास्को में आरोपी का नार्को कराने का कोई जो है आदेश नहीं है। और केरल हाई कोर्ट ने साफ साफ इस पे जजमेंट दिया है कि कोई भी इसका प्रावधान नहीं है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि पीएमएल एक्ट में या किसी एक्ट में भी ये नहीं हो सकता कि आप न्यायाधीश बदलवाने लगे, आप कोर्ट बदलवाने लगे, आप कहीं दूसरे जगह कहें कि नहीं यहाँ नहीं सुनवाई होगी, हमारी वहां होगी। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं कि साहब सरकार इसमें हमारा साथ नहीं दे रही है, आप तो दिल्ली में सुनवाई कर रहे हैं ना। और दिल्ली में पुलिस, आप सब केंद्र सरकार के अधीन है। दिल्ली सरकार तो डिफंक्ट टाइप की सरकार। जी। तो इसमें क्या संभावना है इसमें? अब देखिए, आज शाम जजमेंट आज शाम को आता है कि सवेरे आता है, वैसे ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए, कानून के तगाजे में ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। या तो आप जज के खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशन लगाएं विद प्रूफ कि जज आपके खिलाफ बायस्ड है। उसी जज ने अगर 1 महीने पहले आपकी जमानत रिजेक्ट की है, और दूसरी बात है जब तक आप चार्जशीट दाखिल करती हैं और चार्जशीट के आधार पर कुछ सवाल पूछ रही, तो ये बायस्ड नहीं कहा जाएगा। जी। इसलिए इसमें ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। बाकी भाई कोर्ट है, सरकार है, सब आप ही हैं सरकार, अब इसमें हम क्या कहें। चलिए, शुक्रिया सर, और आपने अच्छे से समझाया। इसमें जो आगे जो डेवलपमेंट होगी उसको भी हम लोग सुनेंगे। और जी। दोस्तों, जेपी सिंह साहब हैं, इनको पूरा सुनिए, गंभीरता से सुनिए, सुनाइए, और वीडियो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए। शुक्रिया। जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में। थैंक यू। नमस्कार सर।